आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th। जो थीम है तीन, पहली किताब, दूसरी किताब और तीसरी किताब। तो हम दूसरी किताब का आखिरी चैप्टर, जो कि 9वां चैप्टर है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको चैप्टर का नाम से बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पर्टिकुलरली हम यहाँ पर बात करेंगे मुगल साम्राज्य की, और उसके साथ जो उनके क्रॉनिकल्स थे, जो उनका रोज़मर्रा का लेखा जोखा था, किस तरीके से कोर्ट चल रहा है और जजमेंट्स किस तरीके से हो रहे हैं, और भी तमाम चीज़ें जो हैं उन सब की चर्चा करी जाएगी। टाइम पीरियड भी आपको पता है, 16 से 17 सेंचुरी के बीच में इन 100 सालों में जो मोटी मोटी तब्दीली आई हैं वो हम इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे। अब जरा सी बात कर लें हम ओवरव्यू की। ये पूरा जो चैप्टर है ये लगभग 120 स्लाइड के आसपास की ये पूरी चर्चा रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 3 पार्ट्स में इस चीज़ को डिवाइड करें, ताकि 40-40 मिनट्स में हम पूरा पार्ट्स को, एक एक पार्ट को कवर कर पाए। शुरुआती दौर में आप देखें कि ओवरव्यू में किंग्स के बारे में, जो अलग अलग राजा हैं, शुरू करेंगे हम बाबर से, हुमायूं से, और इस तरीके से पूरे राजाओं के बारे में, और क्रॉनिकल्स जो डेली लाइफ जैसी चल रही थी उसके हिसाब से हम पूरी खबरें जानने का प्रयास करेंगे। मुगल्स, उनके एम्पायर के बारे में जानेंगे, किस तरीके से क्रॉनिकल्स बनाए जाते थे, टर्किश भाषा से पर्शियन भाषा तक कैसे शिफ्ट हुआ, कैसे ट्रांजिशन हुआ, मैन्युस्क्रिप्ट कैसे बनाई जाती थी, उनमें जो इमेजेस पेंट करी जा रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं, क्या प्रोसेस लग रहा है, उसका क्या आइडियोलॉजी है, क्या अप्रोच है, क्या इंपॉर्टेंस है। फिर अकबरनामा, बादशाहनामा, ये नाम कहाँ से आ रहे हैं और इनमें क्या रहेगा, क्या कंटेंट रहेगा इनका, उसके बारे में हमें पता लगाना है। जो लेखक लिख रहे थे, जैसे अबुल फजल की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका अप्रोच क्या है, असल में वो इस किताब से पाना क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किंगडम के बारे में। किंगडम के बाद जो यूनिफाइंग फोर्सेस हैं, कि क्या है जो यूनिफाई करके रखती है किसी भी चीज़ को, व्हाट इज बिहाइंड इट, क्या है वो फैब्रिक, क्या है वो मटेरियल। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सॉवरेनिटी वाले जो आइडियाज आते हैं उनकी बात करी जाएगी। कैपिटल सिटीज़ की बात करी जाएगी, कैसे वो फ्लरिश कर रहे थे, कैसे वो मुगल पीरियड में जो उनका ग्रैंड्योर है, जो उनका पावर है, उसको दिखाने के लिए यूज़ करी जा रही है। मुगल कोर्ट्स का क्या फंडा रहता था, किस तरीके से वो काम कर रही हैं, क्या प्रोसेस होता था कोर्ट का, उसके बारे में जानकारी होगी। दारा शुको की शादी के बारे में बात करेंगे हम। टाइटल्स जो लिए जाते थे, गिफ्ट जो दिए जाते थे, उनकी बात होगी। फिर इंपीरियल हाउस होल्ड जो है, कैसे राजा का जो हाउस होल्ड है, जो राजा का घराना है, वो कैसे चल रहा है, इंपीरियल हाउस होल्ड का काम क्या है, कैसे काम हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें। इसके साथ में ज़रूरी हो जाता है कि हम रैंक्स की बात करें, रिक्रूटमेंट की बात करें। मनसबदारी सिस्टम हुआ करती थी, जागीरदारी हुआ करती थी, ये सारी चीज़ें क्या है। ज़ात, जिसके बारे में हम बहुत चर्चा करते हैं, रैंक्स जो होती हैं वो क्या है। फिर इन्फॉर्मेशन जो भी है और गहराई से जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें एम्पायर के बारे में मिलेगी, और भी आसपास से उसकी पेरिफेरीज में जो प्रोविंसेस है उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चल रहा है। जैसे सेंटर है, जो जैसे आगरा से अगर राजा रूल कर रहा है तो आगरा में तो ठीक है, कंट्रोल है, लेकिन उसके आगे की चर्चा कहाँ से हो रही है, उस आगे का कंट्रोल कैसे चल रहा है। सफाविद जो ईरान के इलाके में थे, और कंधार के इलाके में जो अफगान राजा थे, उनके बारे में हम बात समझेंगे। ओटोमन एम्पायर, क्योंकि ओटोमन्स भी धीरे धीरे उस समय पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक किंगडम के तौर पे, एक पावरफुल एम्पायर के तौर पे उठ रहे थे। तो पिलग्रिमेज और ट्रेड के रिलेशंस कैसे थे उनके साथ, इसकी बात होगी। साथ में आप देखेंगे कि उसी समय मिशनरीज का इन्फ्लो हो गया था, मिशनरीज आना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, हमने बात की है इबादत खाने की, जो अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। अब इस इबादत खाने में क्या हुआ करता था कि अलग अलग धर्मों के जो धर्म गुरु हैं वो आते थे और अकबर से चर्चा करते थे अलग अलग धर्मों के बारे में, जिसके बाद ही अकबर अपने खुद के धर्म के साथ आए। उन्होंने दीन इलाही के नाम से एक धर्म को, या फिर एक रास्ता उन्होंने इख्तियार कर दिया। तो ये जो जेसुइट्स जो हैं ये चाह रहे थे कि अगर हम मुगल एम्पायर को ही, मुगल एम्परर को ही अगर हम अंग्रेज जो सलीबी बना देंगे, सलीबी मतलब क्रिश्चियन बना देंगे, तो उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा हमें एक बड़े नंबर को, बहुत ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करना। क्योंकि अगर आप, जो राजा है वो ही अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है तो पेट्रोनाइजेशन बहुत आसान हो जाती है। उसके बाद हम जो फॉर्मल रिलीजन है उससे संबंधित चीज़ें समझेंगे, कुछ जो सवाल है उससे संबंधित, एक फॉर्मल रिलीजन से उससे संबंधित बातें करेंगे। ऐसे जनरली ओवरव्यू देख के बहुत सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे द मोमेंट यू स्टार्ट डाइविंग डीपर यू अंडरस्टैंड मोर थिंग्स। यहाँ पर हम शुरू करें अपनी चर्चा, तो मुगल एम्पायर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये समझते थे कि ईश्वर ने इनको बनाया है इस चीज़ के लिए, ईश्वर ने इनको अपॉइंट किया है कि राज करें बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में, जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस हो। हेट्रोजीनियस मतलब एक जैसी पॉपुलेशन नहीं, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, जीसस जो
जीसस को मानते हैं, क्रिश्चियंस होंगे, वो भी होंगे, यहूदीज भी होंगे, पारसीज भी होंगे। इस तरीके से बहुत बड़े एक पॉपुलस या फिर बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ये कंट्रोल करेंगे, उन पर राज करेंगे। इवन दो ये जो उनके ग्रैंड विजन है, इनको कहीं ना कहीं रोक दिया जाता, सरकमस्क्राइब मतलब काट दिया जाता था पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, क्योंकि वेरिएशंस आते रहते हैं पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस में। जैसे आपको पता है कि एक समय जो कांधार का इलाका है वो जीत लिया गया, तो फिर दक्कन कमजोर होने लगा, दक्कन जीत लिया गया तो कांधार का इलाका जो है वो कमजोर होने लगा। मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है वो आगे पीछे होती रही। अब अगर आपको ये जो विजन है, इस विजन को ट्रांसमिट करना है एक डायनेस्टी से दूसरे डायनेस्टी या फिर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक इसको भेजना है, तो इसके जरूरी है इनको लिखा जाए। और ये जो राइटिंग है डायनेस्टिक हिस्ट्री की, वो यहीं से शुरू होती है। मुगल जो किंग्स थे वो ये लिखने के लिए, जो हिस्ट्री है, ये जो विजन है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको रेप्लिकेट और ट्रांसमिट करने के लिए ये कोर्ट में हिस्टोरियंस रखा करते थे। उनका एक ही काम होगा कि आपको जो भी लेखा जोखा है उसका अकाउंट्स रखना है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका अकाउंट्स रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी आप ये चीज़ समझा पाएं, जो विजन है उसके बारे में लोगों को पता हो। अभी जो अकाउंट है इसमें हर इवेंट को रिकॉर्ड करा जाएगा, एम्परर के समय जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको रिकॉर्ड करा जाएगा। इसके लिए जो राइटर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाले हैं। अलग अलग रीजन की, जो सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जो हिस्से हैं, उनको किस तरीके से गवर्न करा जा रहा है, किस तरीके से उनका पूरा काम चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सबकी इंफॉर्मेशन को गैदर करा जाएगा इस राइटर के द्वारा। मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं, वो इस पर्टिकुलर जो लेखा जोखा है, जो राइटर्स ने, जो कोर्ट में राइटर्स थे मुगल्स के, उनकी जो राइटिंग्स है उनको ये क्रॉनिकल्स का नाम देते हैं। टेक्स्ट क्रॉनिकल्स कहते हैं, जिसमें उनको क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं हर इवेंट का, बिल्कुल क्रम से। जैसे 1 तारीख के बारे में, 2 तारीख के बारे में, 3 तारीख के बारे में, पूरा एक सीक्वेंस में उनको पूरी चीजें मिल जाती हैं, जो इंग्लिश हिस्टोरियंस हैं, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उनको। तो एक तरफ आपको पता चल रहा है कि ये जो हिस्ट्री लिखनी है अगर किसी को मुगल हिस्ट्री, तो उसके लिए ये क्रॉनिकल्स पढ़ना बहुत जरूरी होगा। आज भी अगर कोई हिस्टोरियन है वो चाहता है कि वो मुगल हिस्ट्री लिखे, तो पहले उसको ये क्रॉनिकल्स जो है स्टडी करने पड़ेंगे। हैंडसम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन उनको वहां से मिल जाएगी। इसके साथ में आप देखें तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल रही है। जो मुगल इंस्टीट्यूट है, किस तरीके से मुगल स्टेट चल रहा है उसके बारे में पता चलता है। टैक्स कलेक्शंस कैसे हो रहे हैं, कनेक्शंस कैसे बने हैं, कोर्ट में जो जस्टिस डिस्पेंसेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हर चीज के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ में हमें यह भी पता चलता है कि इनको इस तरीके से लिखा गया था, इन टेक्स्ट को पर्टिकुलरली, कि अगर कोई भी आदमी इनके अगर पावर को, इनकी इंपीरियल आइडियोलॉजी को किसी भी तरीके से अगर इनके अगेंस्ट आएगा तो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। किस तरीके से मुगल्स अपने डोमेन्स को इंपोज करते हैं, कितने ज्यादा एक्टिवली वो अपने बॉर्डर्स को बढ़ाने की और पुश करते हैं अपने एम्पायर को बड़ा करने की, उन सारी चीजों को भी यहां पर दिखाया गया है। इंपीरियल आइडियोलॉजी जो है उसके बारे में बहुत ही क्लियरली इलस्ट्रेशन मिलता है आपको इन टेक्स्ट क्रॉनिकल्स में। अब यहां पर ही देखें आप तो ये तिमूर जो है, जहां से लीनेज ड्रॉ करते हैं मुगल्स अपना, उनका ये टूम है। ये समरकंद में है, 1404 में इस चीज को कंस्ट्रक्ट करा गया था, इस पर्टिकुलर टूम को कंस्ट्रक्ट किया गया था। एक तरफ बात करी जाए मंगोलों की और दूसरी तरफ बात करी जाए तुर्कों की, जब दोनों मिले तो वहां से आते हैं मुगल। सही मायने में मुगल जो शब्द है वही मंगोल से ड्राइव होता है, लेकिन जो मुगल है वो अपने आप को मुगल ना कह के तिमुरिद कहना ज्यादा पसंद करते थे। वो ये मानते थे कि ये जो टर्किश रूलर है तिमूर, उसके ये डिसेंडेंट्स हैं। ये इसीलिए ऐसा मानते थे, इसके पीछे वजह ये थी कि जो उनकी मदर साइड है, मदर साइड से चंगेज खान से संबंधित थे, और चंगेज खान जो है वो बहुत ही ज्यादा बारबरिक रूलर था। बारबरिक मतलब ये है कि अगर वो कहीं चढ़ाई कर दे तो गांव में कुत्ते बिल्ली भी नहीं बचते थे, इंसान तो बहुत दूर की बात है, औरतें हो, बच्चा हो, कोई हो, पूरा गांव का गांव फ्लैट कर देते थे। इस तरीके का हाल था, बहुत ही बारबरिक अप्रोच होता था ये मंगोलों का। इसी वजह से जो चंगेज खान से ये ड्राइव करते हैं अपना लिनेज, उसको ये उतना ज्यादा तूल नहीं देते थे, उतना ज्यादा उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। दूसरी तरफ ये टर्किश रिकॉग्निशन देते थे, जो तिमूर से इनका संबंध है फादर की तरफ से, उसको ज्यादा अच्छे से समझते थे और उसी के साथ में जाना जाना चाहते थे। तो तिमूरी ये ज्यादा प्रेफर करते थे अपने आप को बोलना। लेकिन उसके बावजूद भी हिस्टोरियंस मुगल जी बोलते हैं, मतलब मंगोल ओरिजिन को या मंगोल डिसेंट को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी चीज, जो रुडयार्ड किपलिंग का जो मेन कैरेक्टर है जंगल बुक का, उसका नाम मोगली जो है वो भी यहीं से ड्राइव करा गया है। ये मुगल्स जो हैं उन्हीं से ये मोगली नाम इन्होंने ड्राइव करा है। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया होगा, तो वो
उन्होंने वहां से मोगली ड्राइव कर लिया। बात करें हम रीजनल स्टेट्स की, तो जैसे जैसे पॉलिटिकल अलायंसेस बनाए जा रहे थे, मुगल्स और जो लीगल चिफ्टन्स हैं उनके साथ पॉलिटिकल अलायंसेस बन रहे हैं और भी रिलेशंस बनते हैं, शादी वगैरह होती है, तो इस हिसाब से धीरे से आप देखेंगे कि जो रीजनल स्टेट्स है वो एक्सपैंड कर रही हैं और धीरे धीरे यही एक्सपेंशन जो है ये एक एम्पायर का रूप ले लेता है। शुरुआत कहां से होती है? जो जहीरुद्दीन बाबर आते हैं यहाँ पर, और जहीरुद्दीन बाबर कहां से आ रहे हैं? सेंट्रल एशिया, जहां फरगना में वो रहते थे। आप बाबरनामा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबरनामा में ये बताया कि 12 साल की उम्र में आसपास इनको फरगना छोड़ना पड़ता है, जो उनका वतन है, जो उनकी जमीन है, वहां छोड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उज़्बेक थे वो लड़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से ये आ जाते हैं कहां पर? ये काबुल के इलाके में आ जाएंगे। काबुल में ये अपना राजपाट बना लेंगे और 1526 के आसपास ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करेंगे और लड़ाई होने वाली है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गया, उसके बाद से क्या होगा? ये मुगल सल्तनत को यहां पर शुरू कर देंगे। ये जो मुगल सल्तनत है वो अपने पैर जमा लेगी दिल्ली में, सही मायने में इसी तरीके से देखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सक्सेसर आते हैं वो है आपके नसीरुद्दीन हुमायूं। इनकी भी कहानी आपको मालूम है बहुत अच्छे से। ये सामान्य इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास, मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छे खासे तरीके में होगी। अब हुमायूं आएंगे तो इनका एक काम है कि जो आपने सल्तनत बना दी है, अब उसके जो बॉर्डर्स हैं, उसके जो फ्रंटियर्स हैं, उनको आप एक्सपेंड करें और एम्पायर को और पावरफुल और बड़ा बनाएं। इसी बीच में क्या होगा? ये अफगानिस्तान के जो लीडर हैं, जो अफगान के लीडर हैं, अफगानिस्तान के तो कहना गलत होगा क्योंकि ये यहीं पर पले बड़े थे, शेरशाह सूरी, इनको शेरशाह सुर भी कहते हैं। तो ये जो है, इनसे हुमायूं की लड़ाई होती है और फिर लड़ाई में हार जाते हैं हुमायूं। जैसे ही हुमायूं लड़ाई में हारेंगे फिर उनको भागना पड़ता है और ये भाग के पहुंचते हैं कहां पर? ये पहुंचते हैं सफाविद रूलर्स के पास। वहां पर ये ईरान में रहते हैं रेफ्यूज में हुमायूं। उसके बाद 1555 आता है, हुमायूं आते हैं और सुर्स को हरा देते हैं, क्योंकि तब तक शेरशाह सूरी जो है वो मर गए थे। एक तोप थी वो चालू हुई और फटा नहीं, जो गोला था वो फटा नहीं, तो ये पास गए चेक करने के लिए, और जैसे ये पास गए चेक करने के लिए इनके साथ धोखा हो गया और वहीं पर ये जो गोला था तोप का वो फट जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। मौत हो गई। उसके बाद जो शेरशाह सूरी का जो राइन था, जो उनके सक्सेसर्स थे, वो कमजोर थे, जिसकी वजह से हुमायूं ने इनको कैप्चर कर लिया और फिर हुमायूं पावर फिर से अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। हुमायूं जो है वो थोड़े दिन बाद ही मर जाता है और जलालुद्दीन अकबर के हाथ में ये पूरा जो राइन है, ये पूरे जो बागडोर है, आ जाती है। अकबर को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर माना जाता है, क्योंकि पहली चीज तो ये एक्सपैंड कर रहे हैं एम्पायर को, जो हुमायूं ने करा था। लेकिन उसके बाद इनको ग्रेट क्यों माना जा रहा है? क्योंकि ये कंसोलिडेशन भी कर रहे हैं। ये किंगडम को, ये जो पूरा इनका साम्राज्य, इसको काफी अमीर भी बना देते हैं। मतलब ये पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है काफी इफेक्टिव होता है। लार्ज, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द रिचेस्ट किंगडम बना देते हैं इस समय में अकबर। मतलब बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रूलर के तौर पे ये अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। यहाँ पर सीधे हाथ पे आप देखिए, ये 18th सेंचुरी में ये डिपिक्शन है। हुमायूं की जो वाइफ है नादिरा, ये राजस्थान की जो डेजर्ट है उसको क्रॉस कर रही हैं और ये डिपिक्शन यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। बात करें पर्टिकुलरली अकबर की, तो ये अपने राइन को, अपने जो फ्रंटियर है उसको हिंदू कुश माउंटेन तक लेके जाते हैं, वहां तक एक्सपेंड कर लेते हैं अपने एम्पायर को। इससे क्या होता है? एक तरफ जो एक्सपेंशन कर रहे थे उज़्बेक, तुरान, जो सेंट्रल एशिया के उज़्बेक्स एक्सपेंशन कर रहे थे, उसको चेक करते हैं अकबर। साथ में जो ईरानियंस हैं, जो सफाविद हैं, जो ईरान से पुश कर रहे हैं वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, उनके भी एक्सपेंशन को चेक करते हैं। तो अकबर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कंसोलिडेटेड, रिच किंगडम एस्टैब्लिश कर लेते हैं अपने लिए। इसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग सक्सेसर्स की बात करी जाए तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, 3 स्ट्रॉन्ग सक्सेसर्स मुगल एम्पायर देखता है। और उसके बाद से आपको पता है धीरे धीरे जो है मुगल एम्पायर छोटी छोटी टेरिटरीज में पर्सनल एम्बिशंस को लेके हुए, उनके जो नोबल्स हैं वो अपने अपने छोटे छोटे टेरिटरीज को कार्व आउट कर लेते हैं। इवन दो उसके बाद भी आपको मालूम है कि कुछ समय तक ये जो मुगल एम्पायर है, जो सेंट्रल पावर है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो ओवरऑल वो पावर अपने हाथ में ले चुके थे। चाहे हम बंगाल की बात करें, अवध की बात करें, इस तरीके से छोटे छोटे एरियाज में बहुत सारे एम्पायर्स में टूट गया था मुगल एम्पायर औरंगजेब के बाद। और फाइनली आपको पता है 1857 के बाद में क्या सिचुएशन हुई थी, क्योंकि जो लास्ट मुगल एम्पायर थे उनको भी हटा दिया गया था गद्दी से, और जो मुगल एम्पायर है उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई थी। तो जो तीनों रूलर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये इसी पर्टिकुलर जो एक लेगेसी है उसको मेंटेन करते हैं, जो अपनी साम्राज्य उसको और बढ़ाएंगे, कंसोलिडेशन करेंगे, और इसके लिए गवर्नेंस में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करा जाता था। 16th और 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, इसकी बात करी जाती है।
काफ़ी इफेक्टिव मेथड्स थे एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्सेशन के, जिसकी वजह से तो किंगडम रिच हो रहा है। आखिर किंगडम के पास पैसे आ कहाँ से रहे? जब ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, उससे पैसा मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पावर का सिंबल था वो था मुगल कोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझने की जरूरत है कि अगर पावर एक्सरसाइज करते हैं तो पावर एक्सरसाइज करने के लिए हमें सिंबल्स की बहुत जरूरत होती है। शुरुआती दौर से ही आप देखेंगे तो सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, मोहनजोदारो की अगर पर्टिकुलरली बात करें, तो वहां पर सील्स जिसमें अलग अलग सिंबल्स बने होते थे वो अलग अलग अथॉरिटी और अलग अलग पावरफुल स्टेटस को रिजेंबल करते थे। तो वहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक अगर आप देखें तो पावर के लिए सिंबल्स का यूज करा जाता है। और मुगल पावर का जो सिंबल था सही मायने में देखा जाए, या फिर जो सेंटर था जहां पर पावर विजिबल था, वो था कोर्ट। मैंने आपको ये भी बताया कि पॉलिटिकल अलायंसेस होते थे, रिलेशनशिप्स, जैसे कि शादी वगैरह कर ली तो पॉलिटिकल अलायंस है या रिलेशनशिप्स है, इससे क्या किया उन्होंने अच्छे रिश्ते बनाए। पहली बात तो रिश्ते बनाएंगे, साथ में ये भी होगा कि साम्राज्य को भी बढ़ा रहे हैं, भरोसेमंद लोगों को भी अपने अंदर ये अपॉइंट करते थे। इसके साथ में आप देखें जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये डबल था, मतलब इसका जो है ये पूरा जो सिस्टम था ये कॉम्बिनेशन बेस्ड था। एक तरफ आपको मिलिट्री पावर भी देखने मिलेगा, उसके साथ में जो पॉलिसीज होती थी वो भी बहुत समझदारी से बनाई जाती थी। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ये ताकत का यूज नहीं करते थे, कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का भी यूज करा करते थे। जैसे जो अलग अलग ट्रेडिशंस है सब कॉन्टिनेंट के, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है एक हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है जिससे डील कर रहे हैं, इसके साथ में जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो नॉन मुस्लिम है, मतलब फेथ में भी डिफरेंस है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में डिफरेंसेस हैं, ट्रेडिशंस में डिफरेंसेस हैं। तो इन सबको भी अकोमोडेट करते हुए, इन सबको भी एक्सेप्ट करते हुए, एम्ब्रेस करते हुए, इनके साथ एडजस्ट करते हुए, टॉलरेंस डेवलप करते हुए ये अपनी कॉन्शियस पॉलिसीज बनाते हैं। तो एक तरफ मिलिट्री माइट तो है जिससे अपने फ्रंटियर्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन के लिए ये कॉन्शियस पॉलिसीज बनाते हैं। 1707 की बात करें अगर, तो औरंगजेब की डेथ होती है। इसके बाद की कहानी आपको मैं अभी बता चुका हूं कि बहादुर शाह जफर टू जो आखिरी मुगल एम्परर होते हैं, यहां से जो रीड कहते हैं अंग्रेजी में, या फिर जो पौधा है उसको उखाड़ के अलग कर दिया जाता है और ब्रिटिशर्स को वहां से खत्म कर दिया जाता है। आखिरी इनके जो हायर कह सकते हैं, एयर टू द थ्रोन कह सकते हैं, जो आखिरी जड़ थी उसको भी उखाड़ के अलग कर दिया जाता है और मुगल एम्पायर की वहां से कहानी खत्म होती है। और ये पूरा जो रिलीजियस पावर वाली कहानी है कि जो रीजनल जो पावर है कि छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं उनको काफ कर लिया था। जैसे दक्कन में आप बात करेंगे तो मराठास जो हैं वो डेवलप हो गए थे, मराठास अच्छे खासे पावर में आ गए थे। उसके साथ में हैदराबाद जो है, हैदराबाद भी पावर में आ गया, बंगाल भी पावर में आ गया। बंगाल के बाद आप देखेंगे तो अवध का इलाका भी पावर में आ गया। ऊपर जो था पंजाब के आसपास के इलाके में भी आपको पता है कि एक अलग से उनका एम्पायर डेवलप हो रहा था। तो इस तरीके से रीजनल पावर्स भी डेवलप होने लगे थे। अब ये जो क्रॉनिकल्स हैं, जो भी क्रॉनिकल्स लिखने के लिए जो कमीशंस बैठाए जाते थे, लोगों को काम दिया जाता था, उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लिखना जिससे कि विजन बहुत क्लियर हो कि जो भी मुगल साम्राज्य के अंदर उनकी छत्र छाया में आएगा उनका जीवन साकार हो जाएगा, उनका जीवन जो है वो आराम से कटने वाला है, फुल हार्मनी से कटने वाला है। इसके साथ में जो भी रेजिस्ट करने का प्रयास करेगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। ही इज डेस्टिन्ड टू फेल, मतलब इसको तो हारना है। अगर आप इस बड़ी सी गाड़ी को रोकने वाले हो तो आप उसके नीचे आके दब जाओगे। तो ये बताना चाह रहे थे सीधे सीधे कि जो किंगडम है इसमें हार्मनी है, इसमें पीस है, इसमें सब अच्छे से रह सकते हैं, सब चंगासी, वो वाली बात यहां पर ये बताना चाह रहे थे और ये क्रॉनिकल्स में लिखी जाती थी। साथ में जो एम्परर्स हैं वो ये चाहते थे कि इनके अकाउंट्स लिखे जाएं और इनका जो साम्राज्य है इस तरीके से इनके अकाउंट्स लिखे जाएं कि इनका जो साम्राज्य है वो हमेशा चलने वाला है। ये इंश्योर करना चाहते थे इनके अकाउंट्स में पोस्टेरिटी तक की बात करी जाती थी कि चिरकाल तक इनका जो साम्राज्य है वो चलने वाला है। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको मुगल कोर्ट के बारे में बहुत बारीकी से जानना है तो उसके लिए एक अंदर का आदमी चाहिए। तो जो कोर्ट के कोर्टियर्स है उनको ही रखा जाता था इन कामों के लिए, क्रॉनिकल्स लिखने के लिए। रूलर्स के बारे में अगर आपको पता करना है, उनकी फैमिली के बारे में जानकारी चाहिए, कोर्ट के बारे में, कोर्ट में जो नोबल्स हैं उनके बारे में, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, जो एक्सपेडिशंस करे गए उनके बारे में आपको जानकारी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के बारे में जानकारी चाहिए, टैक्सेशन के बारे में जानकारी चाहिए, रेवेन्यू के बारे में जानकारी चाहिए। तो उन सब के लिए आपको पास में रहना जरूरी है, इसलिए एक कोर्टियर को इस तरीके के काम दिए जाते थे। ये मुगल क्रॉनिकल लिखने का काम दिया जाता था। जैसे कुछ टाइटल्स हैं, जैसे अकबरनामा है, शाहजहां नामा, आलमगीर नामा, जिसमें आलमगीर मतलब औरंगजेब का एक नाम है आलमगीर। तो इसमें एक तरफ आपको अकबरनामा में अकबर की स्टोरी मिलेगी,
शाहजहां की स्टोरी शाहजहांनामा में मिलेगी और आलमगीर में औरंगजेब की, जो औरंगजेब का जो रूल था उसके बारे में पता चलेगा। इसमें एम्पायर की पूरी हिस्ट्री होगी और कोर्ट के बारे में। और सही मायने में अगर देखा जाए तो जो एम्परर है और एम्पायर या कोर्ट है, इनको सिनोनिमसली देखा जाता था। सीधा सीधा मतलब एम्परर है तो एम्पायर है और कोर्ट है। मतलब अगर राजा है तो राजा की वजह से ये पूरा साम्राज्य है, और साम्राज्य के साथ में ये जो कोर्ट है, ये जो आपका पूरा दरबार है वो है। तो ये सिनोनिमसली देखा जाता था। अब आती है बात भाषा की। तो ये जो मुगल क्रॉनिकल्स हैं ये किस भाषा में लिखे जाते थे? ये लिखे जाते थे फारसी में। फारसी जिसको आप अंग्रेजी में पर्शियन कहते हैं। जो दिल्ली में बात करी जाए भाषा की अगर पर्टिकुलरली, तो ये फारसी जो है ये कोर्ट लैंग्वेज के तौर पे डेवलप हो रही थी। लिटरेरी राइटिंग्स जो होंगी, पोएम्स वगैरह होंगी, वो भी लिखी जाएंगी। और साथ में जो हिंदवी भाषा चल रही है, अमीर खुसरो भी जिसकी बहुत तारीफ करते हैं हिंदवी भाषा की, हिंदवी भाषा और रीजनल भाषाएं जो हैं वो सब भी मिलकर चल रही हैं। मतलब काफ़ी अलग अलग भाषाओं का आपको मिक्स मिलेगा, यहाँ पर संगम मिलेगा। जो मुगल्स हैं वो छगताई तुर्क्स से ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो मदर टंग है ये तुर्क है, क्योंकि तो इनकी मदर टंग जो है वो टर्किश भाषा है। तो ये टर्किश भाषा में बोलते हैं, इनकी जो मदर टंग है वो टर्किश है। बाबर भी, जो भी इनके मेमोइर्स लिखे गए थे बाबर के, बाबरनामा में अगर आप पढ़ेंगे तो वो है तो अंग्रेजी वाली लेंगे आप, लेकिन उसमें भी लिखा गया कि वो उनको लिखने का बड़ा शौक था। लिखने का और गार्डनिंग का दो शौक बहुत थे बाबर को, और बाबर काफी पढ़ा लिखा था। ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी तरफ आप देखें तो अकबर जो था वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो बाबर जो है वो लिखते हैं टर्किश भाषा में, और इनको लिखने का और गार्डनिंग का बड़ा शौक था। धीरे धीरे आप देखेंगे तो अकबर को एक बात समझ में आ जाती कि जो पर्शियन है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, और इसी वजह से इनको लीडिंग लैंग्वेज के तौर पे ये एनकरेज करने लगते हैं। तो ये काफ़ी कॉन्शियसली ये स्टेप लिया गया था कि पर्शियन को एज अ कोर्ट लैंग्वेज बना दिया जाए और एक लीडिंग लैंग्वेज के तौर पे ट्रीट किया जाए। इसके बहुत से रीजंस थे, जिनमें अगर मैं कुछ गिनाऊं आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो दिल्ली है, या फिर हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें, मुगल साम्राज्य की बात करें, तो वो कंटिन्यूस कनेक्शन में था कल्चरल और इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान से, वेस्ट में। तो जो ईरान से या सेंट्रल एशिया से, तुरान और ईरान से जो लोग आते थे, जो बड़े बड़े लर्नेड पीपल आते थे और मुगल कोर्ट में आके वो काम करते थे, तो इस वजह से जो एम्पायर है वो अच्छा खासा इस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर चुकी थी। इस लैंग्वेज के जानकार बहुत सारे हो गए थे मुगल कोर्ट में, जिसकी वजह से बड़ा आसान हो गया था ये सारा जो काम है, ये अगर पर्शियन में हो तो अच्छा खासा रहे और आसपास के इलाके में भी अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश हो जाए। जो भी आदमी इस भाषा को जानते थे, पर्शियन को जानते थे, तो उनको एम्पायर में अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाती थी। इसके साथ इस भाषा को पावर भी मिला और प्रेस्टीज भी मिली, और एक कमांडिंग पोजीशन पे पर्शियन आ गई थी। अब जब राजा भी वही भाषा बोल रहा है, रॉयल जो एलिट्स हैं, जो रॉयल इलाका है, घर के अंदर भी वही भाषा बोली जा रही है, तो इन सबसे पर्शियन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगता है। इसके साथ में इसको एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ कर रहे हैं। जो फारसी भाषा है उसको एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ कर रहे हैं। अकाउंटेंट, क्लर्क या फिर जो भी फंक्शनरीज हैं, उन सबको ये भाषा सिखा दी जाती है, या फिर वो सीख लेते हैं इस भाषा को और इसी को यूज़ करने लगते हैं। अब जब भाषा का इतना ज़्यादा यूज़ होगा तो जो सामान्य जन है या फिर जो सामान्य भाषा है उसमें भी फारसी की बहुत सारी वोकैबुलरीज और बहुत सारी जो कहावतें हैं, जो इडियम्स वगैरह हैं, वो ऐड हो जाएंगी। इसमें आपको इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा, और इसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि राजस्थानी और मराठी और इवन तमिल तक में आपको फारसी शब्द मिलेंगे। और ये जो इंटरचेंज है या फिर जो एक्सचेंज है, ये वन साइडेड तो नहीं रहने वाला। आप ये देखेंगे कि जो कोर्ट में फारसी बोली जा रही है उसमें बहुत सी इंडियन भाषाओं का, जो लोकल भाषा है, उनके भी बहुत सारे शब्द या इडियम्स आपको देखने मिलेंगे। तो एक एक्सचेंज हो रहा था, टू वे एक्सचेंज। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भाषाएं बोली जा रही हैं वो उनके शब्द फारसी में जुड़ेंगे, और जो फारसी के कुछ शब्द हैं वो इंडियन भाषा में जुड़ेंगे। इस तरीके से आदान प्रदान होता है, और इसी आदान प्रदान में एक नई भाषा बनती है जिसको आप कहते हैं उर्दू। ये भाषा बनती है इंटरेक्शन से, और इंटरेक्शन किसका होता है? इंटरेक्शन होता है पर्शियन और हिंदवी का। जब दोनों का इंटरेक्शन होता है तो उर्दू तैयार हो जाती है। अब इसके साथ हम बात करें अगर मुगल क्रॉनिकल्स की, पर्टिकुलरली अकबरनामा की। ये पर्शियन में लिखा गया था, और बाबर के जो मेमोइर्स हैं वो तुर्किश, क्योंकि उनको तुर्क डिसेंडेंट है तो वो टर्किश भाषा में लिखे गए थे, जिनको बाद में फिर ट्रांसलेट करा गया पर्शियन भाषा में, फारसी में बाबरनामा के नाम से। इसके साथ में कुछ संस्कृत टेक्स्ट जो है उनको भी ट्रांसलेट किया गया था उस समय पे। महाभारत और रामायण की बात करें पर्टिकुलरली, तो उनको भी फारसी में ट्रांसलेट किया गया था। पर्टिकुलरली लोगों को कमीशन किया गया कि भाई तुम्हारा एक ही काम है कि बैठो और इनको ट्रांसलेट करो।
महाभारत को ट्रांसलेट किया गया, उसको नाम दिया गया रज़्मनामा। रज़्मनामा मतलब लड़ाई की किताब, बुक ऑफ वॉर्स, इसके तौर पे इसको देखा जाता है। अब इससे बात आती है किताब बनाने की, जो मैन्युस्क्रिप्ट का काम है वो किस तरीके से होता है। द मेकिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जान लेते हैं जरा। तो सारी किताबें जो भी लिखी जा रही हैं इस समय में, इस कालखंड में, मुगल साम्राज्य में, ये हाथों से लिखी जा रही है, मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट में आपको समझा चुका हूं, मैनो मतलब लैटिन शब्द है, मैनो का मतलब होता है हाथ, तो हाथ से लिखी जाती है, हैंड रिटन है सारी। अब आप खुद सोचो, इतनी मोटी किताब अगर हाथ से लिखनी है, आज आप इमेजिन करो कि लक्ष्मीकांत तक किसी को हाथ से लिखनी है तो कितना टाइम लग जाएगा। बल्कि आज तो पेन भी बढ़िया बढ़िया वाले आ गए हैं और आपको पेपर भी नहीं बनाना। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक किताब खाना होगा अलग से, मतलब एक प्रोडक्शन के लिए अलग से जगह बनाई जाएगी। ये जो किताब खाना होगा, यहाँ पर सही मायने में ये लाइब्रेरी है आज के समय की। आज की जो लाइब्रेरी है उसको उस समय किताब खाना कहा जाता था, जहाँ पर एम्परर अपना गजब का कलेक्शन रखेगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों के मूवी कलेक्शन होते हैं, कार कलेक्शन होते हैं, कपड़ों के कलेक्शन होते हैं, वैसे उस समय अगर आपके पास किताबें हैं मतलब आप बहुत पैसे वाले हो। तो एम्परर अपने किताबों का कलेक्शन इस जगह पे रखते हैं। साथ में जो भी नए मैन्युस्क्रिप्ट होंगे उनको भी यहीं पर रखा जाएगा। जो मैन्युस्क्रिप्ट है इनके क्रिएशन में ऐसा नहीं है कि एक आदमी खाली काम कर देगा। जैसे आज अगर मैं जैसे बात बता रहा था आपको, लक्ष्मीकांत की अगर आपको कॉपी बनानी तो आप जाएंगे बाजार से, एक नोटबुक लेके आएंगे, एक पेन लेके आएंगे और लिखना चालू कर देंगे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। उस समय पहले तो कागज बनाना पड़ेगा, तो पेपर मेकर की दरकार है। पेपर मेकर पहले चाहिए जो कि कागज बनाएगा। इसके बाद उसके ऊपर लिखने वाला स्क्राइब चाहिए। इसके साथ में उसको सुंदरता से लिखने वाला कैलीग्राफर चाहिए, जो कि बढ़िया शब्दों को लिखेगा, कॉपी करेगा। और उसके साथ में एक गिल्डर चाहिए जो कि पेजेस को इल्यूमिनेट करेगा। पेंटर चाहिए जो कि उसमें पेंटिंग बनाएगा, जो भी लिखा है उसमें टेक्स्ट में उसको सीन्स में कन्वर्ट करेगा, पिक्चर बनाएगा उसकी। फिर इन सब के बाद आपको एक बुक बाइंडर चाहिए जो इन सारे पन्नों को एक साथ रख के इनकी बाइंडिंग करेगा, और बाइंडिंग के साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा एक कवर चढ़ाएगा। इन सारी चीज़ें जब ये हो जाते हैं, ये सारे स्टेप्स जब कवर होते हैं, तब एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार होती है। अब इतने सारे लोग जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से और इसमें जो कॉस्ट इनपुट है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरफ से ही एक मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महंगी हो जाती है। सही मायने में ये जो एक मैन्युस्क्रिप्ट है वो इंटेलेक्चुअल वेल्थ और ब्यूटी का सिंबल है। आज के समय हम किताबों की कीमत नहीं समझते हैं, और आज तो अब किताबें पढ़ने वाले भी कहाँ बचे हैं। सारा ज्ञान हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो एक किताब जो होती है वो इंटेलेक्चुअल वेल्थ होता है किसी का, या फिर एक थिंग ऑफ ब्यूटी होती है। वो चीज़, वो कीमत यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी। अब मुगल एम्परर की अगर हम बात करें तो इस ब्यूटी को ये बहुत पसंद करते थे। इन सारी चीज़ों को, ये मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह बनाने का काम जो है, इसको काफ़ी पैटर्नाइज करा जाता था। और ये भी एक रीज़न है। अब देखिए, ये वाइस वर्सा है। पहली चीज़ तो जो पढ़ने वाला है उसके लिए पढ़ाने वाला चाहिए, लेकिन उसकी जो कीमत है वो देने के लिए अगर तैयार है पढ़ने वाला, इसका मतलब ये है कि पढ़ने वाले को इसकी बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। सीधा मायने में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुगल एम्परर्स हैं वो इस चीज़ को समझते थे कि जो ये किताबें हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसी सेम टाइम की अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्शन हो रहा है मैन्युस्क्रिप्ट का, इसमें टाइटल्स और अवार्ड्स भी दिए जाते थे, रिकॉग्निशन भी दिया जाता था। जैसे कैलीग्राफी और पेंटर्स जो होते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था, वो काफ़ी पॉपुलर हो जाते थे और सोशल स्टैंडिंग जो है वो बहुत बढ़ जाती थी उनकी, क्योंकि कैलीग्राफर्स और पेंटर्स बहुत अच्छी चीज़ माना जाता था। ऑन दी अदर हैंड, अगर जो किताब के कागज़ बना रहा है या जो बाइंडिंग कर रहा है वो फिर भी अनजान से बने रहते थे। आप देखेंगे किताब के एक पन्ने में मैं दिखाऊंगा, किताब के नीचे की तरफ जो कैलीग्राफर्स या पेंटर्स होते हैं वो अपने साइन किया करते थे, तो वो तो पॉपुलर हो जाते थे, लेकिन कागज़ बनाने वाले की या बुक बाइंडिंग वाले की कोई पूछ, कोई पहचान नहीं थी। ये जो कैलीग्राफी का जो आर्ट है, इसके बारे में आप जानते भी होंगे कि बड़े सुंदर तरीके से नक्काश के उखेर के लिखा जाता है इसको। उस समय पे स्किल का बहुत इंपॉर्टेंस था, बहुत ज़्यादा कीमत थी इस चीज़ की। अगर जिसको ये गुण आता है, जैसे आज के समय में अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानता हो तो उसकी कीमत है, उस तरीके से उस समय अगर कोई कैलीग्राफी जानता है तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता था। अकबर को पर्टिकुलरली एक टाइप की कैलीग्राफी पसंद थी जिसका नाम है नस्तलिक। नस्तलिक काफ़ी फ्लूइडिक और लंबे लंबे स्ट्रोक्स मारे जाते हैं इसमें। इस तरीके से ऐसे लिखा जाएगा, लंबे लंबे स्ट्रोक्स मारे जाएंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने के लिए एक आपने देखा होगा इस तरीके का एक पंख लिया जाएगा, इसको रीड कहते हैं अंग्रेजी में। ये ऐसे एक रीड का पौधा होता है जिसमें ऐसे इस तरीके से बड़े बड़े
बालों जैसा एक टेक्सचर होता है। तो एक बड़ा सा पंख लिया जाएगा और पंख के आगे की तरफ आप देखेंगे तो कलम होगी। कलम बीच में से कटी होती है ताकि वो एब्जॉर्ब कर पाए स्याही। और ये कलम स्याही तो आपने सुना है, एक गाना गाना भी है शायद, कागज़ कलम तबादला लिख दूं दिल तेरे नाम पे। तो उस तरीके से आपको गाने गाने वगैरह से सभी समझ में आ जाता है। कभी आ जाए कि कलम क्या है, स्याही क्या है, तो मैच द कॉलम के लिए ये चीज़ याद रहनी चाहिए। मिडिवल से इसी प्रकार के सवाल आते हैं। तो जो कलम थी, कलम ऐसी रहती है और उसके बीच में कट रहता है। वो कट इसीलिए रहता है ताकि वो इंक को बढ़िया अच्छे तरीके से कैपिलरिटी के प्रोसेस को यूज़ करते हुए इंक को एब्जॉर्ब कर पाए। तो मैं यहां पर आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से लेखन का काम होता था और कैलीग्राफर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी होती थी। इसके साथ में पेंटिंग्स को भी इन्वॉल्व करा जाता था। जो प्रोडक्शन होगा मैन्युस्क्रिप्ट में, उसके पेंटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। मुगल एम्परर्स में इन्होंने एक चलन चलाया। वो चलन ऐसा था कि जो ट्रेंड चलाई वो ऐसी थी कि लिखा जाएगा, उसके साथ में ही आपको एक पेंटिंग भी बना के रखनी, एक इमेज भी होगी जो कि विजुअल फॉर्म में उसी चीज़ को डिस्क्राइब करेगी। जो भी सीन या थीम्स होंगे उस बुक के, उस चीज़ को आप विजुअली एक्सप्रेस करोगे। तो जो स्क्राइब हैं, जो लिखने का काम करते हैं, उसके बाद में ये जगह छोड़ दिया करते थे पेंटर्स के लिए, ताकि पेंटर्स वहाँ पे अपनी पेंटिंग बना के वो चीज़ समझा सकें। जो आर्टिस्ट हैं वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग बना देते थे। अब ये जो पेंटिंग है किताब में बननी है, कोई बड़े से कैनवास में बननी हो तो बात अलग है। जब किताब में बननी है तो जगह छोटी है, और जगह छोटी होने की वजह से जो पेंटिंग है मिनिएचर पेंटिंग्स बनती थी। इसके बाद क्या होगा, इन पेजेस को उसके साथ जोड़ दिया जाएगा, बाइंड वगैरह कर दिया जाएगा। और ये जो पेंटिंग्स हुआ करती थी इनकी बहुत कीमत हुआ करती थी। मिनिएचर है तो इजी टू कैरी, इजी टू सी, इजी टू सेट। जैसे आपको अगर किताब में फंसाना है तो बहुत आराम से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अभी हम पेंटिंग की जो बात मैं आपको बता रहा था, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो एक तरफ मैंने आपको जो बताया कि जो पेंटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई थी, क्योंकि जो टेक्स्ट है उसी को ये पेंटिंग के सीन में दिखा देते थे। तो एक तरफ वो समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बुक की जो सुंदरता है उसको भी बढ़ा देता है, जो इसकी विजुअल अपील है उसको भी बढ़ा रहा है। इसके साथ में बहुत से लोग ऐसा मानते थे कि ये जो पिक्चर्स होती हैं इनके पास पावर होता है कम्युनिकेशन का। कोई भी आइडिया है, अगर आप टेक्स्ट से उस चीज़ को बताना चाहें और दूसरी तरफ उसी चीज़ की पिक्चर हो, तो वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा आसानी आ जाती है अगर पिक्चर हो। इसीलिए मैं अक्सर आपसे कहता भी हूं कि अ पिक्चर इज बेटर देन 1,000 वर्ड्स। आप 1000 शब्द लिखें और उसकी जगह एक फोटो या पिक्चर बना दें जो चीज़ वो समझा सके, तो उससे बेहतर कुछ नहीं। बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। इसके साथ में एक रीज़न और मुझे जो लगता है वो ये है कि जनरली अकबर के टाइम से जब ये काम चालू हुआ तो अकबर जो था वो इलिटरेट था, सो इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो वो पिक्चर्स के फॉर्म में वो चीज़ें देख के समझ जाते थे। अब अगर हम बात करें तो ये जो पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स क्या करेंगी, बनाई जाएंगी ये डेली लाइफ के बारे में, कोर्ट के बारे में, और ये जो रोज़मर्रा के जीवन है उनके बारे में। तो उन पिक्चर से हम किंगडम के बारे में या जो किंग का पावर है वो भी बड़ी आसानी से हम जान पाते हैं। यहाँ पर एक हिस्टोरियन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनने अकबरनामा लिखी है, उनकी बात करी जाती है। ये कहते हैं कि जो पेंटिंग है वो एक मैजिकल आर्ट है। ये कहते हैं कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनमें भी जान भरने का काम कर देती है। इस तरीके से ये पेंटिंग्स होती हैं, इनमें मैजिकल पावर्स होते हैं। और यही सीधे हाथ पे अबुल फजल ने समझाया है कि किस तरीके से शब्दों में जो विजडम होता है, जो टेक्स्ट में विजडम होता है, उसको किस तरीके से आप पिक्चर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था आपसे नश्तलिक के बारे में, जो अकबर को बहुत पसंद है। सीधे हाथ पे देखिए नश्तलिक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलीग्राफर है जिनका नाम है मोहम्मद हुसैन। ये कश्मीर से आए थे और गजब की कैलीग्राफी ये करते थे, जिसकी वजह से अकबर ने इनको अपने कोर्ट में रखा था और नाम दिया था ऑनर में जरीन कलम। जरीन कलम मतलब गोल्डन पेन। इनका पेन जो चलता था वो गजब का चलता था। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1/4 जगह पे इन्होंने अपने सिग्नेचर करने में ही ले ली। तो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आ रहा हो, किताब में इनका नाम आ रहा है, मतलब इनका जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ रहा है, एलिवेट हो रहा है। जहाँ ऑन दी अदर हैंड कागज़ बनाने वाले और बाइंडिंग वाले का नाम भी नहीं आ रहा है, उसकी दूसरी तरफ कैलीग्राफी या पेंटर की बहुत वाहवाही हो रही है। सारे जो बताशे हैं वो यही लूट रहे हैं, सारी जो वाहवाही है वो इन्हीं को मिल रही है। तो इस तरीके से किताब हुआ करती थी, ये आपको सीधे हाथ पे दिख रहा है। कैलीग्राफी में इन्होंने अपना नाम लिखा है, वो भी आप देख सकते हैं। सीधे हाथ पे ये आपके लिए पिक्चर है कैलीग्राफी की, नस्तलिक की पर्टिकुलरली। तो इसमें ये लॉन्ग स्ट्रोक्स आपको देखने मिल रहे हैं, ये लॉन्ग स्ट्रोक होते हैं नस्तलिक में। अब इसके साथ में बात आती है पेंटिंग्स के प्रोडक्शन की। पेंटिंग्स किस किस चीज़ की बनाई जाएंगी, एम्परर की होंगी, उनके कोर्ट की होंगी, उसके जो हिस्से होंगे उनकी होंगी, कि कोर्ट में लोग बैठे हैं या फिर किसी भी चीज़ की जो एम्परर से संबंधित है उसी की पेंटिंग बनेगी।
लेकिन ये जो पेंटिंग बन रही है इनसे कोई दिक्कत है, दिक्कत इनसे होगी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स को। जो मुस्लिम्स ऑर्थोडॉक्सी है, पर्टिकुलरली उलेमा की बात करें, इनको बड़ी दिक्कत होती थी। अब इनको क्यों दिक्कत है इसके बारे में समझते हैं। तो इस्लाम प्रोहिबिट करता है, उस समय ऐसे इंटरप्रेट किया जाता था कुरान और हदीस को, कि कुरान प्रोहिबिट्स कि कोई भी एनिमेट चीज जो है, कोई भी जिंदा चीज जो है, आप उसको दिखाएं, इस तरीके से आप उसको डिपिक्ट करें। इट वॉज फॉरबिडन कि आप किसी भी चीज को पेंटिंग के रूप में डिपिक्ट करें, किसी भी लिविंग बीइंग को जो नेचुरलिस्टिक मैनर है, अगर आप उसको डिपिक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पावर ऑफ क्रिएशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और ये गलत माना जाता था। प्रॉफिट मोहम्मद ने इस तरीके से इंटरप्रेट किया होगा। आज समय के साथ तो इस चीज को बदला भी गया, लेकिन उस समय इस चीज की वजह से बड़ी खींचातानी, बड़ा टेंशन बना रहता था। यहां पर जो पावर ऑफ क्रिएशन है वो सीधा सीधा उलेमास ये कहते थे कि एक्सक्लूसिव पावर ऑफ गॉड है, इस डोमेन में आपको ब्रीच नहीं करना चाहिए, ट्रेसपैस नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ जो एम्परर्स हैं उनको बड़ा मजा आता है अपनी पेंटिंग्स बनाने में, कोर्ट की पेंटिंग्स वगैरह बनाने में, लेकिन दूसरी तरफ उलेमास को बड़ी दिक्कत थी। समय आगे बढ़ेगा तो जो शरिया है उसका इंटरप्रिटेशन चेंज होने वाला है। इंटरप्रिटेशन चेंज होने के बाद आप देखेंगे कि बहुत से अलग अलग एम्पायर्स में भी इस तरीके का चलन चलेगा, बड़े बड़े पेंटर्स को बुलाया जाएगा और पेंटिंग्स बनवाई जाएंगी। ये जो इस्लामिक ट्रेडिशन है या जो इस्लामिक आइडियाज है, इनको इंटरप्रिटेशन करने का, इनको इंटरप्रेट करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे जिसको अपने हिसाब से, जो भी उनको पॉलिटिकल नीड्स हैं उस हिसाब से जो चीज़ सही लगती थी वो उसको उस हिसाब से इंटरप्रेट कर देते थे। अगर उनको पॉलिटिकली कोई चीज़ सही लग रही तो वो अब प्रैक्टिस बन जाएगी, और अगर पॉलिटिकली गलत है तो वो एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जिसको आपको नहीं करना है, वो एक टैबू बन जाएगा। तो ये जो पॉलिटिकल नीड्स हैं उसके हिसाब से चीज़ों को बैलेंस करा जाता था। जैसे एशिया में और भी जो साम्राज्य थे उनकी बात करें तो इन्होंने भी आर्टिस्टों को कमीशन करा था, जिसमें पर्टिकुलरली जो सफाविद किंग है ईरान के, इन्होंने बहुत ही फाइन आर्टिस्टों को पेट्रोनाइज करा, पैसे दिए, इनको कमीशन किया और इनको वर्कशॉप एस्टैब्लिश करके दी कि इनको ट्रेन किया जाए और फिर ये अपनी पेंटिंग्स वगैरह बनवाते थे। जिसमें एक बहुत महान पेंटर है जिसका नाम है बेजाद। बेजाद जो है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सफाविद कोर्ट में पेंटिंग्स वगैरह बनाई, जो कल्चरल फेम है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और बहुत दूर दूर तक जो सफाविद कोर्ट है उसके चर्चे हुआ करते थे। इसके साथ में जो ईरानियन पेंटर्स हैं वो मुगल एम्पायर में भी आते हैं, इंडिया में भी आते हैं, जिसमें मीर सैयद अली और अब्दुस सामत, ये दो लोग जो हैं ये हुमायूं के साथ आए थे। जो एम्परर हुमायूं हैं उनके साथ दिल्ली आए थे। आपको मैंने बताया था कि हुमायूं ने रेफ्यूज लिया था, तो ये यहां पर आएंगे दिल्ली। इसके साथ में और भी जो लोग हैं वो पैटर्नेज पाने के लिए, पैसे और सम्मान के भूखे यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर वो उम्मीद देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि मुगल एम्पायर में या जो इतना बड़ा ये किंगडम है इसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए स्कोप है। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत बनी रहेगी, जो कॉन्फ्लिक्ट है एम्परर और उलेमास के बीच में, ये जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं इनके बीच में ये बना रहने वाला है, क्योंकि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है लिविंग बींग्स का, ये नहीं करना चाहिए, ये उलेमा कहते थे। इसकी दूसरी तरफ अकबर के जो कोर्ट हिस्टोरियन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, अबुल फजल, इनसे अकबर कहते हैं कि बहुत से लोग हैं जिनको पेंटिंग्स पसंद नहीं है, और जिनको पेंटिंग्स पसंद नहीं है वो मुझे पसंद नहीं है। इस तरीके से अकबर कहते थे अबुल फजल से। साथ में अकबर ये भी मानते थे कि जो आर्टिस्ट है उसका अलग तरीका है, एक यूनिक तरीका है भगवान को रिकॉग्नाइज करने का, क्योंकि वो हूबहू जैसा ईश्वर ने बनाया वैसा उस चीज को बना तो सकता है, डिपिक्ट तो कर सकता है, लेकिन उसमें वो जान नहीं भर सकता। तो एक अलग तरीका है भगवान को रिस्पेक्ट देने का, भगवान को रिकॉग्नाइज करने का एक आर्टिस्ट का। ये चीज अकबर कहते हैं अबुल फजल से। अभी जो इंपॉर्टेंट मुगल क्रॉनिकल्स हैं जैसे अकबरनामा या बादशाहनामा, इनमें बहुत सारी पेंटिंग्स थी। कभी कभी आप देखेंगे 150 फुल पेज या फिर डबल पेज पेंटिंग्स भी, मतलब एक सिंगल पेज पे, और कभी एक आगे पीछे भी, इस तरीके से भी बहुत सारी पेंटिंग्स आपको मिलेंगी। लड़ाई की पेंटिंग मिलेंगी, कहीं सीज किया, कहीं पर हमला किया, उसको कब्जा किया, वो मिलेगा, या फिर कहीं पर कब्जा बैठा गए कि जैसे एक किला है उसके आजू बाजू पूरी फौज है उसको घेर के बैठी है। हंटिंग सीन्स होंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसके सीन होंगे, कोर्ट के सीन है, इन सबको डिपिक्ट करा जाएगा। इन सबको बना के दिया जाता था इन किताबों में, अकबरनामा और बादशाहनामा, क्योंकि पर्टिकुलरली यही दो इंपॉर्टेंट किताबें हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें। अकबरनामा के जो राइटर हैं या जो ऑथर हैं ये आगरा में पले बड़े। इन्होंने बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में अच्छी खासी जानकारी इकट्ठी की, चाहे अरबी की बात करी जाए, फारसी,
ग्रीक फिलॉसफी और सूफिज्म सबकी अच्छी खासी जानकारी ली। धीरे धीरे ये इतना नॉलेज डेवलप कर लेते हैं कि गजब के डिबेटर बन जाते हैं और अपने इंडिपेंडेंट आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट थिंकर के तौर पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, और जो कंजर्वेटिव उलेमास हैं इनके आइडियाज को, इनके व्यू पॉइंट्स को भी चैलेंज करने लगे थे। जो उलेमास को चैलेंज कर रहा है, उलेमास वो हैं जो पेंटिंग पसंद नहीं करते, और जो पेंटिंग पसंद नहीं करते उनको अकबर पसंद नहीं करते, और ये उन्हीं उलेमास को अबुल फजल जैसे ही चैलेंज करते हैं, डिबेट करते हैं उनके साथ, तो अबुल फजल कहीं ना कहीं अकबर की नज़र में आ जाते हैं। अकबर की नज़र में आते हैं और अकबर कहते हैं कि एक लाइकिंग जनरेट कर लेते हैं अकबर कि हाँ ये आदमी हमारे जैसी सोच रखता है, और इसीलिए अबुल फजल को ये कमीशन कर लेते हैं एज ए एडवाइजर एंड स्पोक्स पर्सन फॉर हिज पॉलिसीज। तो जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी उनमें कहीं ना कहीं अबुल फजल का से होता था। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो था एम्परर का, वो ये था कि ये जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है इससे कहीं ना कहीं आज़ाद किया जाए स्टेट को, कि जो दखल है उलेमा की इस पूरे स्टेट को चलाने में, उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, टेम किया जाए। और इस काम में अबुल फजल जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। पहली बात तो ये जो आइडियाज़ हैं उनको शेप देने में और उनको कैसे आर्टिकुलेट, मतलब कैसे उनको लिख के प्रेजेंट करना है, उस समय काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल थी, और इस वजह से जो अकबर का पूरा समय रहा राइन करने का, ये जो जब तक ये राज करते रहे तब तक ये बैलेंस एस्टैब्लिश करते रहे। अब अबुल फजल जो है ये अकबरनामा लिखते हैं 13 साल, मतलब काफ़ी लंबे समय तक ये काम करते हैं अकबरनामा के ऊपर, और इसके काफ़ी ज़्यादा रिविजन्स भी होते हैं। रिविजन्स इसीलिए करते हैं ताकि कोई गलती ना हो उनसे। बहुत अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, एक्चुअल जो रिकॉर्ड्स हैं, इवेंट्स हैं जिनको वाक्य कहते हैं, उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, ओरल टेस्टिमनीज जो होंगी उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेंगे, और फिर उसके बाद उनको टेस्टिफाई करेंगे। ओरल टेस्टिमनीज में अगर जो भी बात बोली जाती थी उसको ये जाके चेक किया करते थे, या फिर किसी आदमी को भेज के ये चेक करवाएंगे। अकबरनामा की बात करें तो वो 3 किताबों में डिवाइडेड है। पहली और दूसरी जो है वो बात करती है क्रॉनिकल्स के बारे में, मतलब जो रोज़मर्रा के जो काम है, हाउस होल्ड की चीज़ें जैसे चल रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम चल रहा है, उन सब के बारे में। और तीसरी जो है वो है आईने अकबरी, सही मायने में। तो पहली जो वॉल्यूम है उसमें बात करी जाती है एडम से लेके अकबर तक की, अकबर का जो फर्स्ट मतलब 30 साल का जो राज्य था उसके बारे में। बाद में बात करी जाती है जो 46 रीनल ईयर है 1601, वहां तक की बात करी जाती है दूसरी वॉल्यूम में। और फिर उसके बाद आप देखेंगे अबुल फजल अगले ही साल एक कॉन्स्पिरेसी होती है, जो सलीम है जहांगीर, वो एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं और उस कॉन्स्पिरेसी का बलि का बकरा बन जाते हैं अबुल फजल, और वीर सिंह बुंदेला इनको मार डालते हैं, इनका मर्डर हो जाता है। तो यहां से फिर इनकी कहानी खत्म हो जाती है अबुल फजल की। अब अकबरनामा जो लिखा गया, इससे हमें डिस्क्रिप्शन मिल रहा है अकबर के साम्राज्य के बारे में, अकबर के राज के बारे में, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसकी क्रोनोलॉजी, उसके सेंस के बारे में पता चल रहा है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, कैसी इवेंट्स हुई, किस समय हुई, इन सब के बारे में पता चल रहा है। इसके साथ में एक नया सेंस मिलता है हमें कि किस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन किया गया था सारे एस्पेक्ट्स का। अकबर का जो एम्पायर है उसकी ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, इन सारी चीज़ों को कैसे एक साथ इन्होंने सिंक्रोनाइज किया था। पर्टिकुलरली इसमें क्रोनोलॉजिकल रेफरेंस नहीं मिला, मतलब जो सिलसिलेवार तरीके से है वो रेफरेंस नहीं मिला, लेकिन इसके बाद भी सिंक्रोनाइजेशन बहुत गजब का है। आईने अकबरी जो है इसमें डाइवर्स पॉपुलेशन के बारे में भी जानकारी, जैसे हिंदू, जैन, बुद्ध, मुस्लिम्स, इन सब के बारे में जानकारी, और जो कॉम्पोजिट कल्चर है इसकी भी जानकारी है। अब यहाँ पे ये बात से हमें आईने अकबरी के बारे में और अबुल फजल के बारे में एज अ राइटर, एज अ ऑथर बहुत कुछ पता चलता है। साथ में जो भाषा यूज करी गई थी वो भी काफ़ी ऑर्नेटेड थी। ऑर्नेटेड मतलब कि एक तरीका होता है कि मैं सिंपली आपसे कोई चीज़ कह दूँ, दूसरा तरीका होता है कि मैं शेर व शायरी और पोएम का यूज़ करके आपसे कोई चीज़ कहूँ। स्वाभाविक सी बात है, जो पोएम होती है या जो शेर व शायरी होती है उसका ज़्यादा डीपर इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर जो बैलेंस्ड ऑर्नेटेड खूबसूरती से यूज़ करे गए शब्द हैं उनका ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसीलिए जो अबुल फजल ने ये किताब लिखी, इनमें डिक्शन और रिदम बहुत था, मतलब इनको आप अगर सुनेंगे या सुनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस तरीके से इनको लिखा गया था, क्योंकि इनको कोर्ट में पढ़ा जाना था। अब कोर्ट में पढ़ा जाना है तो उस हिसाब से इनको लिखा जाता था, क्योंकि ये ज़ोर से पढ़ के सुनाई जाती थी। अबुल फजल के द्वारा ये इंडो पर्शियन स्टाइल में लिखी गई थी, और एक तरीके से जैसे मुहावरे होते हैं, या फिर आपने सुना होगा जो श्लोक होते हैं, या फिर कबीर के दोहे होते हैं, कि दोनों लाइनें जो हैं वो लगभग एक जैसी एंड में साउंड होती हैं, कि तुम यहाँ चली जाना, तुम वहाँ से आ जाना। तो शायद इस तरीके से कुछ लिखते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल रिदम के साथ ही लिखते हैं, क्योंकि वो कोर्ट में पढ़ी जानी है। अबुल फजल के एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है
अब्दुल हामिद लाहौरी, ये लिखते हैं बादशाहनामा। इनका टैलेंट देख के इनको ये काम दिया गया था शाहजहां के द्वारा कि जिस तरीके से अकबरनामा लिखी गई उस तरीके से आप हमारे साम्राज्य के बारे में, मेरे राज के बारे में लिखिए बादशाहनामा। तो जो बादशाहनामा लिखी गई ये 3 वॉल्यूम में थी और 10-10 साल के अंतराल पे, मतलब 10 साल जैसे ही होते हैं साम्राज्य के, तो 10 साल की पूरी इंफॉर्मेशन एक वॉल्यूम में मिल जाएगी। पहली 2 वॉल्यूम्स जो हैं उनको लिखा गया लाहौरी साहब के द्वारा और फिर इनको रिवाइज करने का काम किया शाहजहां के वजीर ने, जिनका नाम है सदुल्ला खान। तीसरी वॉल्यूम लिखते समय जो लाहौरी है ये बूढ़े हो गए थे, काफ़ी उम्र दराज हो गए थे, जिसकी वजह से तीसरी वॉल्यूम पूरी नहीं कर पाए और फिर तीसरी वॉल्यूम जो है उसको वारिस के द्वारा, जो एक हिस्टोरियन है वारिस, उनके द्वारा कंप्लीट करा गया था। जब अंग्रेज आते हैं भारत में तो उनको जानकारी चाहिए थी इस सब कॉन्टिनेंट की, और नॉलेज के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है किताब पढ़ना, और ये यही करते हैं। ये सारी जो भी कल्चरल आइडियाज़ लेने या लोगों के बारे में जानना है, इसके लिए किताब पढ़ना चालू करते हैं। अब ये पर्शियन की किताब तो पढ़ नहीं सकते, इनको ज़रूरत है कि कोई इनको ट्रांसलेट करके वही चीज़ अंग्रेजी में समझा दे, ज़्यादा अच्छा है। और उसके लिए ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश करी जाती है, जिसको सर विलियम जॉन्स फाउंड करते हैं 1784 में। इस पर्टिकुलर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का काम था कि आपको एडिटिंग करनी है, प्रिंटिंग करनी है और ट्रांसलेशन करना है इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट का। ये जो भारतीय किताबें इनका आप ट्रांसलेशन करें, एडिटिंग करें और फिर आप उनको अंग्रेजी में जब बना के देंगे तो अंग्रेज उनको पढ़ के इस सब कॉन्टिनेंट की पूरी जानकारी ले पाएंगे। जैसे अकबरनामा और बादशाहनामा को एडिट करा जाता है और पहली बार इनको एशियाटिक सोसाइटी ने 19th सेंचुरी में पब्लिश किया था एडिट करके। अकबरनामा को कंप्लीटली ट्रांसलेट कर दिया गया था इंग्लिश में हेनरी बेवररेज के द्वारा, काफ़ी सालों की मेहनत के बाद। लेकिन अगर देखा जाए तो बादशाहनामा अभी भी पूरी तरीके से ट्रांसलेटेड नहीं है, उसके कुछ हिस्से ही हैं जो मतलब कुछ टिटबिट्स यहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों को बस अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया है। आज भी बादशाहनामा पूरे ट्रांसलेशन के लिए अंग्रेजी में इंतजार कर रही है। तो ये हमारा पहला पार्ट की चर्चा खत्म होती है। अगले पार्ट में हम आगे की कहानी चालू करेंगे, जहां से हम डिवाइन लाइट द आइडियल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे।